प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से भारत ने G20 की अध्यक्षता का प्रभार ग्रहण किया है। समस्त विश्व के सामने यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का अनोखा अवसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर भारतवर्ष की ओर आज पूरी दुनिया नई आशा से देख रही है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश की ताकत, उसकी ऐतिहासिक धरोहर, उसकी संस्कृति के बारे में जानने का आकर्षण बढ़ा है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा रचनात्मक आदान प्रदान का असाधारण अवसर है। G20 के कुछ कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में भी आयोजित होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 के आयोजन में जन भागीदारी की महत्ता पर जोर दिया है और इसमें समाज के सभी नागरिकों के सहयोग की आशा व्यक्त की है। देश का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर इस आयोजन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर, टूरिज्म पोटेंशियल को विश्व पटल पर रखेगा। मैं सभी नागरिकों से इस संबंध में सुझाव एवं सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। आप लोग MyGov.JNK या आवाम की आवाज़ के व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं। यूथ क्लब के साथी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, टूरिज्म बिजनेस से जुड़े सभी साथी, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री के लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस अवसर का लाभ उठाकर आज के बदलते, वाइब्रेंट एवं प्रोग्रेसिव जम्मू कश्मीर की तस्वीर दुनिया भर में पहुंचाने की दिशा में प्रयत्न करें। उत्सव स्वस्थ समाज का रिफ्लेक्शन है जो निरंतर नई खोज, नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस महीने शहरी जन अभियान माई टाउन माई प्राइड को शहरी जन भागीदारी के त्यौहार के रूप में मनाने की कोशिश की गई थी। इस एक सप्ताह के कार्यक्रम ने प्रशासन और शहरी नागरिकों को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहभागिता के दृष्टिकोण से नागरिकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अधिकार एवं दायित्वों को समझा और सामूहिक प्रयास को मजबूत, सक्रिय एवं प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बनाया। इस मुहिम में सभी प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स के अधिकारी आम लोगों तक पहुंचे थे। यह गुड गवर्नेंस की एक नई परिपाटी है जिसमें नीतियों को ऊपर से थोपने की बजाय लोगों से सलाह मशविरा करके उनकी सामान्य ज़रूरतों को समझकर जन कल्याण केंद्रित योजनाओं को उन तक बिना किसी व्यवधान के पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी लगातार कोशिश रही है कि सभी पब्लिक सर्विसेज आम नागरिकों तक सुविधापूर्वक पहुंचाई जाए और अगर डिलीवरी मैकेनिज्म में किसी तरह की खामी है तो उसे दूर भी किया जाए। मैं सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का धन्यवाद करता हूं जो विकास तथा शासन को नई दिशा देने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शहरी नौजवानों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक वार्ड से 25 बच्चियों को चयनित करने पर प्राथमिकता दी गई है ताकि वो एक आर्थिक शक्ति बनकर समाज की मुख्य धारा को और मजबूत कर सकें। रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को योग्य बनाने की जरूरत है और इसीलिए हर शहर में स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है। शहरों के सामने आज बढ़ती आबादी की वजह से तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं। भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने का प्रशासन का प्रयास तभी सफल हो सकता है जब जन भागीदारी समग्र क्रांति का रूप ले ले। हम पहले लोगों के दिलों की आवाज़ को सुने और फिर जरूरी सुधार करें। हमें बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सफाई अभियान, पर्यावरण संरक्षण, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ग्रीन स्पेस, लेक, रिवर तथा हेरिटेज कंजर्वेशन में आम नागरिकों के सहयोग की अपेक्षा है। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपना अपना योगदान करना होगा। जन भागीदारी की असली ताकत लोक शक्ति है
अगर समाज का हर एक व्यक्ति एकत्व की भावना से अपनी समस्त क्षमता और प्रतिभा द्वारा प्रयास करेगा, तब समृद्ध जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। प्रशासन निरंतर पिछले 3 वर्षों से बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन यह प्रयत्न जमीन पर तभी असरदार होगा जब सभी नागरिक आगे आकर उन्हें अमल में लाने में जुटेंगे। लोक शक्ति का जागरण समावेशी विकास की दिशा में पहला कदम है। आज सभी शहरों में यूथ क्लब तथा अन्य अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। उन सभी के तालमेल से, सहभागिता से हम शहरों में संपूर्ण विकास के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि समाज में रचनात्मक कार्यों के नवनिर्माण में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये महसूस होना चाहिए कि उसके निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य है कि गांवों तथा शहरों के विकास में किए जा रहे समन्वित प्रयास में नागरिकों की आवाज़ और उनकी आकांक्षा भी शामिल हो। हमारी नौजवान पीढ़ी राष्ट्र एवं समाज के जीवन मूल्यों की प्रतीक है और उसे बेहतर बनाने में भी सर्वाधिक योगदान युवाओं का है। डोडा की रहने वाली समाज सेविका डॉक्टर सानिया खान समाज में एक ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए प्रयासरत हैं जिसमें नारी शक्ति का सुयोग्य स्थान हो। नारी शिक्षा, महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर तथा प्रशासन द्वारा दी जा रही सहायता को समुचित तरीके से उन तक पहुंचाने के लिए सानिया अनवरत प्रयास कर रही हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन से जुड़ी तमाम कुरीतियों जैसे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर भी वह जन जागरूकता का अभियान चला रही हैं। सानिया का कहना है कि महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ बनाना आवश्यक है ताकि उनमें आत्मविश्वास का एक नया भाव पैदा हो सके और वे समाज में रचनात्मक भूमिका निभा सकें। हेल्थ एवं वेलनेस के क्षेत्र में उनके योगदान से ये स्पष्ट होता है कि चुपचाप पवित्र भाव से इंसान कितना कुछ कर सकता है। इस तरह सेवा के प्रयासों को मैं आज की परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि डॉक्टर सानिया के विचार तथा उनके जीवन के कार्य हमारे समाज के लोगों को लगातार एक नई राह दिखाते रहेंगे ताकि हर व्यक्ति समाज के पुनर्निर्माण के लिए खुद ब खुद आगे आवे। बिस्ना जम्मू के रहने वाले नौजवान रंकज सदोत्रा ने यूथ क्लब के माध्यम से गांव में रहने वाले युवाओं और नागरिकों के लिए अनुकरणीय मिसाल पेश की है। एनसीसी कैडेट रह चुके रंकज ने 24 युवाओं को इस क्लब से जोड़ा है और हर सप्ताह 8-8 मेंबर्स का ग्रुप अलग अलग गांवों में जाकर युवाओं को स्वरोजगार तथा स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स के बारे में जागरूक करता है और नागरिकों को सभी समाज कल्याण के योजनाओं की जानकारी देता है। रंकज और उनके क्लब के सदस्यों ने बैक टू विलेज तथा माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के दौरान शहरों तथा गांवों में स्वच्छता का अभियान, प्लांटेशन ड्राइव, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रमोशन जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अगले सप्ताह उनके ग्रुप के मेंबर्स आवश्यक सर्विसेज की डिलीवरी से संबंधित विषय पर जम्मू के 3 अलग अलग गांवों का दौरा करेंगे। रंकज द्वारा चलाया जा रहा अभियान हर जिले तथा हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। मैं समझता हूँ साहसी और आकांक्षी युवा ही समाज निर्माण का आधार बन सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य, नई सोच, नई ऊर्जा एवं दृढ़ इच्छा शक्ति नौजवानों को समाज में बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बनने का अवसर प्रदान करती है। हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी की जरूरत है ताकि हम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय संसाधनों एवं सेवाओं को आम नागरिकों तक सहजता से पहुंचा सकें। श्रीनगर की साइमा सफ़ी को क्रॉलकूर यानी पॉटर गर्ल के नाम से जाना जाता है। पेशे से इंजीनियर साइमा ने इस प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए अथक संघर्ष और मेहनत की है और उनके प्रयासों का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर की पॉटरी को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी शोहरत मिल रही है। कला चाहे वह विजुअल आर्ट हो
या परफॉर्मिंग आर्ट हो, उसे जीवन यात्रा के चरम उत्कर्ष के रूप में देखने समझने की जरूरत है। कला संस्कृति को मैं समाज की सुगंध के रूप में देखता हूँ और समाज को व्यवस्थित करती है और परिवर्तन के साथ नया सामाजिक ढांचा तैयार करने में मदद करती है। साइमा जैसे कलाकारों का जीवन, उनका कृत्य, उनका सृजन सभी समाज को समर्पित होता है। समाज के दर्पण के रूप में कला सिर्फ तकनीक की जमावट नहीं बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों के हृदय का बहाव भी है। जम्मू कश्मीर के सभी कलाकार सृजन की भावना से पारंपरिक मूल्यों तथा अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। रूरल लाइवलीहुड मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान ने जम्मू कश्मीर की महिलाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। उनकी गरिमा एवं सम्मान के मुताबिक स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर रूरल लाइवलीहुड मिशन सामाजिक समानता के स्वप्न को साकार कर रहा है। पुलवामा के एक रिमोट गांव आवरी गुंड की रहने वाली यास्मीना रूरल लाइवलीहुड मिशन के सहयोग से त्राल की पहली ड्राई फ्रूट सेलर बन गई हैं और स्वावलंबन की दिशा में उनके प्रयासों की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। इस बिजनेस के माध्यम से यास्मीना वॉलनट, आलमंड तथा कई तरह के स्पाइसेस को अलग अलग क्षेत्रों में मार्केटिंग कर रही हैं और अब उनका लक्ष्य अपने बिजनेस को विस्तार देने का है। वो अपने इलाके में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके। यास्मीना की यह पहल वास्तव में स्वागत योग्य है। दस्तकारी, घरेलू एवं लघु उद्योगों द्वारा आज लगभग 5.5 लाख ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। वह घर का भी काम देख रही हैं, खेत खलिहान में भी अपनी श्रम शक्ति से योगदान दे रही हैं। इस अवसर पर मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि समाज के सभी वर्गों को आगे आकर नारी शक्ति के विकास में अपना योगदान करने की जरूरत है। सामाजिक सहयोग एवं प्रोत्साहन द्वारा ही महिलाओं के अप्रतिम कार्यों का सही लाभ संपूर्ण देश को मिल सकेगा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कठुआ डिस्ट्रिक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभर रहा है। महिलाओं की उद्यमशीलता की वजह से गांव नए व्यापारी केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। राजबाग गांव की रहने वाली प्रभा और उनके ग्रुप की महिलाओं द्वारा बनाए गए जूट बैग आज एयरपोर्ट की दुकानों तथा बड़े शॉपिंग मॉल में दिख जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान भी उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप श्री गुरु गोविंद सिंह जी की चर्चा देश भर से आए श्रद्धालुओं में थी। वर्तमान में प्रभा और उनकी टीम बदलते हुए मार्केट के अनुरूप अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण द्वारा गरीबी, स्वास्थ्य की समस्या तथा अशिक्षा जैसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। कठुआ के बनी ब्लॉक की आसिया बानो इसका जीता जागता उदाहरण है। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आसिया ने 10 अन्य महिलाओं के सहयोग से फ्लोर मिल स्थापित की। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से न सिर्फ आसिया के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है बल्कि गांव के अन्य महिलाओं को भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की प्रेरणा मिली है। वर्तमान में आसिया के गांव में 23 अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्थापित हो चुके हैं, जिससे जुड़कर वहाँ की सैकड़ों महिलाएं नारी शक्ति और क्षमता का अनुपम उदाहरण पेश कर रही हैं। मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई है कि जम्मू के 5 उद्यमियों को आउटस्टैंडिंग एग्री एंटरप्रेन्योर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इन एग्री एंटरप्रेन्योर्स में साजन गुप्ता MBA हैं, निखिल रंधावा MSc बायोकेमिस्ट्री हैं, सोहन लाल MA इकोनॉमिक्स हैं तथा रमन गुप्ता BE मैकेनिकल हैं। कृषि तथा हार्टिकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन तथा मार्केटिंग के द्वारा सभी 5 एग्री एंटरप्रेन्योर्स ने नई जनरेशन के मन में उद्यमिता के प्रति उत्सुकता पैदा की है। मैं कामना करता हूं कि सभी एंटरप्रेन्योर्स अपने उद्देश्य में दिनों दिन अधिक सफलता प्राप्त करें तथा आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पूरे देश में आदर्श बने।
जम्मू से सचिन ने बलिदान स्तंभ के संबंध में मुझे एक पत्र लिखा है। सचिन का सुझाव है कि बलिदान स्तंभ पर वीकेंड में देशभक्ति की फिल्में, म्यूजिक प्रोग्राम तथा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी को आज़ादी के अमृत कालखंड में राष्ट्र के अमृत विचारों के साथ जोड़ा जा सके। सचिन का कहना है कि जम्मू आने वाले टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए 1947, 1965 और 1971 वार से संबंधित जानकारियाँ और अमर शहीदों की कुर्बानी की गाथाएं भी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इस प्रयास में सिविल तथा आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम कर सकते हैं। सचिन, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारी स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत है। यह स्वतंत्रता संग्राम हमारे पूर्वजों के बलिदान की प्रेरणा का अमृत है। पिछले 75 सालों में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसे संरक्षित रखते हुए अगले 25 साल के संकल्प को पूरा करने का भी यह कालखंड है। जम्मू कश्मीर के अनेक वीर शहीदों ने देश की आज़ादी, मातृभूमि की एकता, अखंडता में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को महापुरुषों के त्याग, शूरवीरों के बलिदान, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करने के लिए पूरे यूटी में जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष बलिदान स्तंभ को आम नागरिकों तथा टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया। आर्मी द्वारा मेरे कार्यालय को जानकारी दी गई है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इसे जम्मू के एक डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करने की कोशिश होगी। देशभक्ति की फिल्मों या अन्य कार्यक्रमों का आयोजन बिना एक्सपेंशन के अभी संभव नहीं दिखता, लेकिन अगले फेज में अवश्य इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रयास भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर आ रहे लोगों के बीच एकजुटता की भावना को मजबूत करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी सशक्त बनाएंगे। जम्मू से ही रमन जुत्सी ने सॉइल हेल्थ के संबंध में कुछ सुझाव भेजे हैं। रमन जी ने लिखा है कि लगभग 50% से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि में मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है और अगर समय रहते हमने जरूरी निर्णय नहीं किए तो आने वाले 10 साल में यह आंकड़ा भयावह स्थिति में पहुंच जाएगा। रमन जी ने सुझाव दिया है कि जम्मू एग्रीकल्चर निदेशालय के सहयोग से सभी किसान भाइयों को यह सलाह दी जाए कि हर फसल के दौरान कम से कम 10% ऑर्गेनिक कंपोनेंट अपने खेतों में डालें और हर मेड़ पर पेड़ जैसे कार्यक्रम को भी बढ़ावा दें ताकि मिट्टी एवं पानी के बहाव को भी रोका जा सके। रमन जी ने आगे लिखा है कि किसान भाइयों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए सुविधाओं के अलावा सही जानकारियों को पहुंचाने का भी एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत से किसानों को एग्रीकल्चर से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। रमन जी, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और यह सेक्टर एक बड़ी आबादी की आजीविका के साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। हालांकि पिछले 2 वर्षों के अनवरत प्रयासों द्वारा किसान भाइयों की आमदनी देश के शीर्ष राज्यों के बराबर पहुंचाने में हमें सफलता मिली है, लेकिन उसे अस्थायी और रेसिलिएंट बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों का एक समूह बनाया गया था और उस अपेक्स कमेटी ने बहुत मेहनत करके एग्रीकल्चर तथा रायर सेक्टर में अगले 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। उस आधार पर सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर 29 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट इन कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। सभी जिलों में सॉइल टेस्टिंग की लैब की स्थापना और हर कृषि योग्य भूमि के सॉइल हेल्थ असेसमेंट का मॉड्यूल तैयार करने की योजना है। इस सुविधा से सभी किसान भाइयों को अपनी ज़मीन की उर्वरता के बारे में जानकारी मिलेगी और ज़रूरी इंटरवेंशन के लिए उन्हें सूचना भी दी जाएगी। इस योजना द्वारा हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहते हैं जो खेत की मिट्टी की उर्वरता के हिसाब से किसान भाइयों को
फसल लगाने की सलाह एवं सहयोग भी प्रदान करें। व्हाट्सएप तथा सूचना के अन्य माध्यमों से किसान भाइयों तक सभी जानकारियां पहुंचे, इसकी भी अस्थायी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे उम्मीद है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना नए ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स तथा किसान भाई दोनों के लिए हितकारी होगा। अनंतनाग से मुश्ताक अहमद शेख ने लाइब्रेरी से संबंधित एक पत्र मुझे भेजा है। मुश्ताक ने लिखा है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तथा पंचायत घरों में लाइब्रेरी फंक्शनल है, लेकिन उसमें अच्छी किताबें, मैगजीन, जर्नल तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित पुस्तकों की कमी है। मुश्ताक ने सुझाव दिया है कि प्रशासन एक कमेटी बनाकर अच्छी किताबों का चयन करे ताकि नौजवानों को बेहतर से बेहतर पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। मुश्ताक ने एक और आग्रह किया है कि कमेटी सभी लाइब्रेरीज के लिए जरूरी किताबों की एक लिस्ट तैयार करे और लाइब्रेरी स्टाफ ये सुनिश्चित करे कि वह किताबें डिस्ट्रिक्ट की सभी लाइब्रेरी में उपलब्ध हों। मुश्ताक, आपके इस पत्र के लिए बेहद शुक्रिया। पिछले महीने ही लाइब्रेरी कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई है और जल्द ही नई किताबें सभी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज को पहुंचाई जाएंगी। पिछले वर्ष हमने लाइब्रेरी से संबंधित कमेटी के गठन के पश्चात सभी जिलों की लाइब्रेरी के रिनोवेशन और बेहतर किताबों की स्टॉकिंग के लिए निर्देश दिया था और काम भी प्रारंभ किया था। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लाइब्रेरी को भी रिनोवेट किया गया। 184 नए ऑथर्स की चुनिंदा किताबें भी उपलब्ध कराई गई हैं। वर्तमान में विभिन्न ऑथर्स की 35,977 किताबें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। इसके अलावा तहसील असमुकाम में एक नई लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो उम्मीद है अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि तहसील बिजबेहरा तथा तहसील दूरू में चल रही लाइब्रेरी में अच्छी किताबें, मैगजीन तथा जर्नल उपलब्ध हों। वर्तमान में दूरू में 11,000 किताबें एवं बिजबेहरा में 10,000 किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। ब्लॉक लाइब्रेरी काजीगुंड को सक्रिय बनाया गया है। लगभग 8,000 किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। मैं डायरेक्टर लाइब्रेरीज को मैगजीन तथा जर्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संदर्भ में जरूरी निर्देश दूंगा। रजौरी से रशीद चौधरी ने स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के संबंध में कुछ सुझाव मुझे भेजा है। रशीद साहब ने लिखा है कि अनेक सालों से स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली सेशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, इसलिए प्रशासन को सभी स्टेक होल्डर से इस विषय पर बातचीत करके मॉर्निंग असेंबली को और अधिक इंगेजिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने पत्र में रशीद ने आग्रह किया है कि सप्ताह में थीम के हिसाब से बच्चों को ब्रीफली 5 मिनट बोलने का अवसर देना चाहिए और क्लाइमेट चेंज, एनिमल केयर, सिविक सेंस आदि विषयों को इसमें शामिल किया जा सकता है। रशीद ने लिखा है कि सामाजिक कार्यों से जुड़े ऐसे अनेक मुद्दों पर शॉर्ट स्किट, फिल्म या प्रेजेंटेशन द्वारा भी बच्चों को जागरूक किया जा सकता है तथा सप्ताह में एक दिन बच्चों को यूटी प्रशासन के अचीवमेंट के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। शिक्षा में हो रहे बदलाव के बारे में नई किताब या नए इन्वेंशन के संबंध में मॉर्निंग असेंबली के दौरान बहुत कम समय में प्रभावी संवाद भी स्थापित किया जा सकता है। रशीद चौधरी जी, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारे बचपन में स्कूलों में यही सिस्टम लागू था और मॉर्निंग असेंबली में सभी क्लास के बच्चों को सामाजिक मुद्दों पर बोलने का अवसर दिया जाता था। इसीलिए बैक टू विलेज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अनेक कार्यक्रमों में जोड़ा गया। अभी शहरी जन अभियान माई टाउन माई प्राइड के दौरान नशा मुक्ति पर अधिकारियों के साथ साथ बच्चों को भी उस विषय पर बातचीत करने के लिए कहा गया और मेरे कार्यालय को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बच्चों ने नशा मुक्ति अभियान में कम्युनिटी इंगेजमेंट के संदर्भ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। रशीद चौधरी का सुझाव बहुत ही सराहनीय है और मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर कार्रवाई करने का सुझाव जरूर दूंगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ ही सजगता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी भावना के साथ स्कूलों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि स्कूल के कार्यक्रम बच्चों के लिए अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी साबित हों। एक समय था जब इसी शिक्षा की वजह से भारतवर्ष विश्वगुरु माना जाता था। हमारी संस्कृति में उपनयन संस्कार में
उपनयन का संबंध ज्ञान की आंख से है। एक छोटी सी कहानी है। एक अंधेरी रात में एक नौजवान गुरुकुल से पढ़ाई करके घर जा रहा था। बाहर निकलते ही उसने देखा कि धूप अंधेरा है। उस युवक ने अपने गुरु से कहा कि क्या आप घर पहुंचाने में मेरी मदद कर सकेंगे। गुरु मुस्कुराए और फिर उन्होंने दिया जलाया और नौजवान को साथ लेकर उसके घर की तरफ चल पड़े। जब वो आधे रास्ते पहुंच गए तब गुरु ने उस नौजवान से कहा कि जीवन में एक बात याद रखना कि कभी दूसरे का प्रकाश सही मार्ग तक नहीं ले जा सकता। नौजवान अब गुरु को आश्चर्य से देख रहा था। तभी उन्होंने दूसरी बात कही कि प्रकाश के अलावा दूसरों के साथ का भी हमें आदी नहीं होना चाहिए, और इससे पहले कि तुम मेरे साथ के आदी हो जाओ मैं विदा हो जाता हूँ। इतना कहकर उस अंधेरी रात में गुरु ने दिए को फूंक कर बुझा दिया और पलटकर गुरुकुल की तरफ वापस जाने लगे। वह नौजवान घबरा गया। उसने कहा, गुरुजी, ये क्या पागलपन है? अभी तो घर का आधा रास्ता तय हुआ है। आपने दिया भी बुझा दिया और साथ भी छोड़ दिया। तब गुरु रुक गए। उन्होंने कहा, अपना ही दिया हो तो अंधेरे में काम आ सकता है। खुद के भीतर से अगर ज्ञान का प्रकाश निकले तो ही जीवन का मार्ग प्रकाशित हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उस नौजवान ने कहा, फिर मैं घर कैसे पहुंचूंगा? इस पर गुरु ने कहा कि जिनके अंदर हिम्मत होती है सिर्फ वही अकेले में और अंधेरे में चलने का साहस रखते हैं। दूसरों के दिए के प्रकाश के बजाय हर इंसान को अपने आत्म प्रकाश को ढूंढने की आवश्यकता है। और यह कहकर गुरु वापस अपने गुरुकुल की तरफ चल दिए। प्यारे भाइयों और बहनों, शिक्षा वह प्रकाश है जो जीवन के मार्ग पर हमेशा साथ चलती है। शिक्षा इंसान के अंदर उस अदम्य साहस का दूसरा नाम है जो उसकी संपूर्ण योग्यता एवं क्षमता को समाज एवं राष्ट्र हित में नई दिशा प्रदान करती है। महर्षि अरविंद कहा करते थे कि हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, कुछ विशिष्टता है, और शिक्षा का कार्य यही है कि इसे खोज निकाला जाए, विकसित किया जाए और प्रयोग में लाया जाए। श्रीनगर से मेहरीन अल्ताफ ने पब्लिक ऑफिसेस में हेल्प डेस्क तथा सभी जिलों में ई ऑफिस शुरू करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। मेहरीन ने लिखा है कि गवर्नेंस सिस्टम को कारगर ढंग से चलाने के लिए सभी जिलों के ऑफिसेस में ई ऑफिस की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। उन्होंने एक और सुझाव दिया है, सभी डिपार्टमेंट में एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में डिपार्टमेंट्स के प्राइवेट सेक्शन अभी पब्लिक के फ़ोन कॉल तथा मुलाकात को हैंडल कर रहे हैं, जिसमें उनका ज़्यादा वक्त जाया होता है। इस कड़ी में उन्होंने आगे लिखा है कि सभी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी पब्लिक डीलिंग वाले व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल पर आएँ। जेन्युइन कंप्लेन का रिस्पांस खुद अपनी देखरेख में तैयार करावें। इसकी मंथली रिपोर्टिंग चीफ सेक्रेटरी के पास होनी चाहिए। मेरी ने आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऑफिस इस संबंध में डिटेल्स इकट्ठा जरूर करेगा और संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे। हेल्प डेस्क, व्हाट्सएप तथा ईमेल पर आए जेन्युइन कंप्लेंट्स के डिस्पोजल का मैकेनिज्म बहुत जल्द तैयार कर लिया जाएगा। जहां तक जिलों के सभी ऑफिस में ई ऑफिस की व्यवस्था का सुझाव है, वर्तमान में यूटी के 300 ऑफिस में ई ऑफिस ऑपरेशनल कर दिया गया है और फाइलों का डिस्पोजल रेट 96% है, जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। 227 ऑनलाइन सर्विसेज तथा रैपिड असेसमेंट सिस्टम के इंटीग्रेशन द्वारा नागरिकों से सीधे डिपार्टमेंट की सेवा से संबंधित फीडबैक लिया जा रहा है, जिससे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस रैंकिंग में भी मदद मिल रही है। मुझे विश्वास है कि ई गवर्नेंस की दिशा में किए जा रहे प्रयास नागरिकों तक पारदर्शी तरीके से सेवाएं एवं जानकारियां पहुंचाने में सफल होंगे तथा सरकारी कामकाज में कुशलता भी लाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, 2022 समाप्त होने को है। नया वर्ष दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस वर्ष को सभी नागरिकों के अदम्य साहस और विकास के समान अवसरों में आई नई क्रांति के लिए जाना जाएगा। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। जम्मू कश्मीर ने सामाजिक आर्थिक प्रगति के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस वर्ष को मानवता के सबसे बड़े खतरे कोविड पैंडेमिक को भी परास्त करने के लिए जाना जाएगा, जिसमें सभी नागरिकों
डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस आपदा ने हमें आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर दिया है। मुझे विश्वास है कि सामाजिक धरोहर के रूप में मिली जन भागीदारी, समन्वय तथा सामंजस्य की भावना लंबे समय तक आधुनिक जम्मू कश्मीर को मूलभूत आधार प्रदान करेगी। मैं सभी नागरिकों को एक उद्देश्यपूर्ण तथा सार्थक नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।